और बाल विकास के इस पेपर में देखेंगे कि जो 2011 में बाल विकास अर्थात सीडीपी का जो पेपर बनता था, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यह कैसा इसके प्रश्न के लेवल हुए करते थे। मैं आपको बता दें दोस्तों, जो आगामी यूपी टेट एग्जाम को देखते हुए बाल विकास के प्रीवियस ईयर के प्रश्न की श्रृंखला को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और याद रखेंगे पेपर से पहले हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे और 30 से आपका 30 नंबर लाने, 30 प्रश्न में 30 प्रश्न सही करने की यह श्रृंखला आपके लिए चलेगी, जिसमें हम पीछे विगत वर्ष के जितने भी साल के पेपर हुए हैं सारे प्रश्नों को, सारे सब्जेक्ट के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से आपसे मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने जैसे तैयारी करने वाले अपने फ्रेंड को जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। और आज के वीडियो में आप एक छोटा नन्हा सा कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न की बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। याद रखेंगे, शिक्षण की जो खेल विधि है वह आधारित है। कैसी आधारित है? तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है, कि शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर आधारित है, कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, कि आपके शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है। आपको बता दें कि प्राथमिक स्तर पर बालकों के शिक्षा प्रदान करने के लिए साथ ही जो शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यह भी आवश्यक होता है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। और इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल विधि होती है, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखेंगे कि डिसलेक्सिया। याद रखेंगे डिसलेक्सिया संबंधित होता है किससे? तो याद रखेंगे जो डिसलेक्सिया होता है वह किससे संबंधित होता है? तो जो मानसिक विकार से होता है, कि आपका गणितीय विकार से होता है, कि आपका पठन विकार से होता है, कि आपका व्यवहारिक विकार से होता है। तो याद रखेंगे जो डिसलेक्सिया होता है वह पठन संबंधित विकार है, इसमें पढ़ने संबंधित अक्षमता आती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधित विकार होता है जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा इनका अधिगम बाधित होता है। और इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। याद रखेंगे मौखिक कार्य का मतलब होता है दोस्तों मुख से ज्यादा चीजों को बोल बोल के कराया जाए। डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। याद रखेंगे विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध है वह कैसा होना चाहिए? आप लोग अगर इसको ध्यान रखेंगे तो याद रखेंगे दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ विकसित होना चाहिए, कि आपका विशेष विद्यालयों में इनका होना चाहिए, कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए। तो याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किसके साथ होना चाहिए? तो दूसरे सामान्य बच्चों के जैसे साथ होना चाहिए। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होता है? याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभिप्रेरणा का मतलब होता है आपका मोटिवेशनल। और मोटिवेशनल दो प्रकार के होता है, एक होता है आंतरिक और एक होता है आपका बाह्य। याद रखेंगे दोनों चीज़ों को। आंतरिक रूप से जब बच्चा अभिप्रेरित होता है तो अच्छा सीखता है, ठीक ना। और जब बाह्य रूप से प्रेरित होता है तो बच्चा जो होता है कुछ समय के लिए अभिप्रेरित होता है और वह उतना अच्छा नहीं सीख पाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा किस प्रकार से जो होता है, कि अभिप्रेरणा जो होती है वो किस प्रकार से लाभ पहुंचाती है, इस बात को आपको बताना है। सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाती है। यह कहा है दोस्तों कि सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाती है, कि पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करती है, कि आपका एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो याद रखेंगे जब आप सभी चीज़ों को कवर करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिख रहा है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा जो होती है नए सीखने वाले लोगों के लिए अधिगम एक रुचि का साधन होती है या रुचि उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अधिगम जो होता है वह रुचि उत्पन्न करती है जो अधिगम को सीखने में प्रभावी बनाता है और अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने और अभिप्रेरणा का प्रयोग
करना चाहिए ताकि बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बढ़े। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, याद रखेंगे कोई बच्चा कक्षा 5 का न्यून दृष्टि वाला कोई बच्चा है, उसको आप लोग क्या करेंगे, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ कर देंगे। याद रखेंगे, निम्न स्तर के कार्य के लिए आप उसको माफ़ करेंगे कि उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, आप ऐसा करेंगे कि कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आरडीओ सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। याद रखेंगे, जो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि मतलब कि उसकी जो दृष्टि है, देखने की क्षमता है, वो कमज़ोर है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ आप आरडीओ सीडी के जरिए सहायता प्रदान करेंगे। आरडीओ सीडी जो होती है जिसमें केवल वॉइस होती है, क्या होती है दोस्तों, वॉइस होती है, और जो भी लेक्चर होगा, जो भी चीज़ें होंगी, उसको आवाज़ के माध्यम से आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो उसके लिए हेल्पफुल होगी, सहायता प्रदान करेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा गया है। याद रखेंगे, जो आप लोग देखेंगे जो श्यामपट्ट होता है जो कि इस पर ब्लैक स्लाइड होती है और इसका जो टीचर प्रयोग करते हैं उसका वही कहा है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत आप लोग रखेंगे। तो समूह आपके सामने है, एक है आपका श्रव्य साधन, कि आपका दृश्य साधन, कि आपका दृश्य श्रव्य साधन, कि आपका इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, जो श्यामपट्ट होता है ना, आपको बता दें जो श्यामपट्ट होता है वह जो होता है, श्यामपट्ट से बच्चा देख के पढ़ता है। याद रखेंगे, तो जो श्यामपट्ट होता है जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियाँ जैसे आँख प्रेरित होती है, आँख के माध्यम से दृश्य शिक्षण सामग्री को वह देख पाता है। जैसे आपका श्यामपट्ट हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी दृश्य साधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे की बात करेंगे। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। कुशलता से संबंधित कौन सा शिक्षण है, आपको बता दें दोस्तों, श्यामपट्ट पर लिखना ये भी कुशलता से संबंधित है, प्रश्नों को हल करना ये भी कुशलता से संबंधित है, आगे देखेंगे प्रश्न पूछना ये भी कुशलता से संबंधित है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो श्यामपट्ट पर लिखना भी एक कुशलता है, प्रश्नों को हल करना भी एक कुशलता है, और प्रश्न पूछना भी एक कुशलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, एक कमेंट आप जरूर करिएगा वीडियो से संबंधित जो आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर की बात करें। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद प्रश्न से मिलने की सलाह दी जाए। याद रखेंगे, प्रश्न है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके सामने आप क्या करेंगे, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की आप सलाह देंगे, कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, कि स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिएगा, जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो जिसमें हर चीज़ों बच्चा के पॉजिटिव चीज़ कही गई है, तो आप इस पॉजिटिव चीज़ को आप कैसे हल करेंगे। जब आपके सामने ऐसी समस्या आएगी तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या करेंगे, प्रश्न पूछते हैं मतलब बच्चा प्रश्न पूछ रहा है ना, तो उससे रिलेटिव चीज़ें उसका आंसर हो गया, उसका ऑप्शन होगा, इस बात को याद रखेंगे। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है ना, आप उसका क्या करेंगे, जो बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछा है उसे लगातार प्रश्न पूछने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का उपयोग किए थे। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन आपके सामने टीपी नन ने, फ्रोवेल ने, स्पेंसर ने, मार्टेंसरी ने। तो याद रखेंगे, मनोवैज्ञानिक फ्रोवेल ने 1840 में जर्मनी में अपना पहला किंडरगार्टन खोला तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। किंडरगार्टन पद्धति का जो अर्थ होता है कि बच्चों का बगीचा, याद रखेंगे, और फ्रोवेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं और नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे जिस प्रकार वृक्ष बन जाते हैं, उसी प्रकार बच्चों की देखभाल करते करते मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बच्चों में विकास होता है और एक वयस्क मनुष्य का वे क्या करते हैं प्यारे, निर्माण करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक ना, तो किन्होंने किया था, तो याद रखेंगे फ्रोवेल ने किया था। और यह जो समय है 1840 में, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जापान के रहने वाले थे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और उनका यही कहना था जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप एक सफल टीचर के नाते क्या करेंगे। कोई अभिभावक है, अभिभावक का मतलब होता है पेरेंट्स, माता पिता। तो बच्चा का
जो अभिभावक है आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, कोई मीटिंग हो गई चाहे कुछ वगैरह वगैरह हो गया, तो आप एक सफल टीचर या सक्सेस टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभिभावक को लिखेंगे, जब वो मिलने को आ ही नहीं रहा तो उसको लिखेंगे नहीं, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। याद रखेंगे वो क्या करेंगे, आप स्वयं उनसे हम मिलने जाएंगे। एक सफल टीचर का एक गुण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। याद रखेंगे जो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि ऐसा है कुछ कि बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाता है। ये कहा गया है कि बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ये कहा गया है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठा अवधि है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्यों की दी गई है, क्योंकि जो बचपन होता है वह वृद्धि और परिवर्तन का एक अनूठी अवधि होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 12 नंबर देखेंगे, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चे को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। सेकंड नंबर ऑप्शन कह रहा है कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऐसा कहा गया है दोस्तों कि आपका कहा गया है कि निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ठीक ना, कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ठीक ना, तो याद रखेंगे जब 12 नंबर क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे तो एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो किस चीज़ की कठिनाइयों का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में कि नियोजित निर्देश में कि स्वतंत्र अध्ययन में कि अभ्यास पुस्तिकाओं में। याद रखेंगे जब इस चीज़ों को आप लोग देखेंगे दोस्तों कि जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा है वह सबसे ज़्यादा किस चीज़ में अपने आप को कठिनाई अनुभव करेगा, तो स्वतंत्र अध्ययन में, फ्रीडम स्टडी में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के अनुसार बी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र अध्ययन में वह जो होगा वह क्या करेगा दोस्तों, असंगठित या कठिनाई महसूस करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आप एक सफल टीचर के नाते इस बच्चा के साथ कैसा बिहेव करेंगे, तो याद रखेंगे, वह ध्यान रखेंगे। जब इस चीज़ों को आप लोग ध्यान देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे आप लोग अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2011 के सीटेट में प्रश्न बने हैं। आप देखिए कितने प्रश्न आप हल कर ले रहे हैं और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि इतना प्रश्न आपने हल कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चिंतावृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने के प्रति एक्टिव नहीं हैं, तो आप उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए आप बाध्य करेंगे, ऐसा आप कुछ करेंगे दोस्तों कि उन्हें आप अध्ययन के लिए क्या करेंगे, बाध्य करेंगे? ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे। उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए आप कहेंगे, बच्चा को आप कक्षा छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे एक सफल टीचर के नाते। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पढ़ने के तरीकों को हम ढूंढेंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचि पर चीज़ उन्हें बताएंगे, कहानियाँ स्टोरी बताएंगे, चीज़ों को सीखने के लिए उन्हें आप अंतर मोटिवेट करेंगे। ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाएगा। तो याद रखेंगे जो बच्चा होगा वह तार्किक रूप से सोचना जो
स्टार्ट करता है वह क्या कहा जाएगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों। तार्किक रूप से सोचना या जो अवस्था है, पियाजे साहब ने पूरी 4 अवस्थाएं दी थी। कितनी अवस्थाएं, तो याद रखेंगे पियाजे साहब ने 4 अवस्था दी थी। और याद रखेंगे यह जो अवस्था होगी, यह अवस्था आप इम्पोर्टेंट रूप से देखेंगे तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 7 से 11 साल तक होती है, याद रखेंगे जो 7 से लेकर यहाँ पे देखेंगे 7 से लेकर 11 साल तक होती है। और यह जो अवस्था होती है वह मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। बच्चा देख देख के चीज़ों को सीखता है, ठीक ना। तो बालक के किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है और इस अवस्था में बालक चिंतन, तर्क वितर्क, एकाग्रचित्त आदि गुणों का विकास होता है, याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। वह तार्किक रूप से सीख रहा है। तार्किक रूप से जब बच्चा सीखता है तो वह बच्चे की अवस्था होती है पियाजे के अनुसार 7 से 11 साल, और यह अवस्था होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और इसमें बच्चा समग्र सामने रखी गई वस्तुओं को देखकर सीखता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर क्या है दोस्तों कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों का पहचान किया था। किसने किया था जो 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान, तो याद रखेंगे वह जो व्यक्ति का नाम है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है पियाजे। और पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं दी थी बच्चे की, और ये 4 अवस्था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया, और यही आपकी अवस्था होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी अवस्था है, संवेदीगात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्प वयस्क, ठीक ना, जो वयस्क नहीं अर्थात जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, ठीक ना। तो अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो कैसी अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए? अभिभावक का मतलब होता है प्यारे कि माता पिता है। अभिभावक का मतलब क्या होता है? अभिभावक का मतलब होता है कि माता पिता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो जो अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इससे देखेंगे लोग। तो याद रखेंगे जो बच्चों की निषेधात्मक होनी चाहिए, कि अग्र सक्रिय होनी चाहिए, कि संवेदात्मक होनी चाहिए, कि आपका उदासीन होना चाहिए। तो जब आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपका होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। याद रखेंगे एक्टिवता की जो होनी चाहिए, सक्रियता की अवस्था होनी चाहिए। अर्थात जो माता पिता होते हैं बच्चे के प्रथम टीचर होते हैं, माता बच्चे की प्रथम टीचर होती है। विद्यालय जो होता है परिवार होता है, सबसे पहला विद्यालय परिवार ही होता है, बच्चा यहाँ से सीखता है। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ऐसा आप में इसको सीखने में या इस प्रश्न में आपके अंदर कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो संज्ञानात्मक विकास अर्थात इसको बोलेंगे दोस्तों मस्तिष्क विकास, माइंड डेवलपमेंट। मस्तिष्क विकास को सबसे अच्छा कहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं? तो खेल के मैदान में कर सकते हैं, कि विद्यालय एवं कक्षा में कर सकते हैं, कि ऑडिटोरियम में कर सकते हैं, कि आपको उसके घर में कर सकते हैं। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा परिभाषित आप कहाँ पे करेंगे? विद्यालय एवं कक्षा में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर की बात करेंगे। 20 नंबर क्या प्रश्न कर रहा है? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। याद रखेंगे ये 20 नंबर, ये तो अभी आपका खत्म हो गया दोस्तों, सॉरी। अब ये प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे कि डॉट 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 को अनुप्रेरित, याद रखेंगे डॉट डॉट को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो आप क्या करेंगे? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, कि आपका शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य होता है, कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित किया जाता है, कि कक्षा में पूर्ण निरस्तता को अनुप्रेषित किया जाता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। आप देखेंगे तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो होता है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
21 नंबर की बात करेंगे। 21 नंबर क्या कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कि श्यामपट्ट का प्रयोग करे, चर्चा करे, कहानी कहे कि प्रश्न पूछे। याद रखेंगे, तो जब ऐसा आपके सामने आ जाए ना, इस चारों ऑप्शन आपके सामने ऐसे आ जाएं, तो आप इस स्थिति में क्या करिएगा, इस स्थिति में बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्टिव रहेगा, सबसे बच्चा जो होगा वह लगन कहाँ पे रहेगा, मतलब बच्चा कहाँ पे खोज विधि पर आधारित प्रश्न पूछा है कि बच्चा कहाँ पे सबसे ज़्यादा खोजने पर आधारित रहेगा। तो जब बच्चा के सामने आप प्रश्न करिएगा तो बच्चा वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, खोज में संलग्न रहेगा, खोजने पर आधारित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर की बात करेंगे कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बात सही है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। चलिए ये भी बात मानता हूँ सही है, यह समय बिताने में सहायक होता है, इसका यह लक्ष्य नहीं होता है दोस्तों, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। जब इस चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए डी है ना, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये इसको ध्यान से देखेगा, ये सभी ऑप्शन इसी में सम्मिलित हैं कि यह सहयोग भी देगा बच्चों का शारीरिक रूप से और संतुलन में विकास करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, परिवार एक साधन है। परिवार किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का कि दूरस्थ शिक्षा का। याद रखेंगे, मैं यहीं पे कुछ चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दूं कि जो फैमिली है, जो परिवार है, और यहाँ पे शिक्षा जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका औपचारिक शिक्षा और एक होता है आपका अनौपचारिक शिक्षा। ठीक ना, तो जो औपचारिक शिक्षा होती है, शिक्षा आपका विद्यालय से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो यह जो होती है आपका विद्यालय से मिलती है। कहाँ से? विद्यालय से। और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है परिवार। ठीक ना, जो औपचारिक शिक्षा होती है इसको सीखना पड़ता है और अनौपचारिक शिक्षा को सीखना नहीं पड़ता है, धीरे धीरे आदमी सीख भी जाता है खुद ब खुद, इसके लिए कोई टाइम अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो परिवार शिक्षा साधन है किसका? तो याद रखेंगे जो परिवार शिक्षा है, किस शिक्षा का साधन है? तो याद रखेंगे यह जो है आपका अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक शिक्षण विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके और उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो याद रखेंगे जब इस सभी चीज़ों को ध्यान देंगे तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सके, मतलब सामाजिकता के भाव को विकसित करे, मतलब नैतिकता के भावों को विकसित करे, एक आदर्श रूप से बर्ताव करेगा ना। याद रखेंगे क्या होगा दोस्तों, जब वह एक आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तो यह जो होगा वह बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा लाएंगे। ठीक ना, तो अति सक्रिय कोई बालक है, आप उसको एक सही दिशा में लाना है तो आप कैसे लाएंगे, ये बात को याद रखेंगे। ऐसे चीज़ें जब आपके सामने आए ना तो आप क्या करेंगे। ठीक ना, तो याद रखेंगे आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो याद रखिएगा, मेरी बात को सुन लीजिए कि अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होगी तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना उपयुक्त होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, सभी ऑप्शन क्या है, गलत हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइएगा। मतलब वह जो है अति सक्रिय बालक है तो उसको सही निर्देशन की या सही रोड मैप की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पृथक पृथक अर्थात अलग अलग समाजाती समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो याद रखेंगे पृथक पृथक सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति जो साधारणतः आधारित होती है उनके किस पर होती है? याद रखेंगे उनके परिवार पर होती है, उनके अभिभावक पर होती है। याद रखेंगे जैसा जो परिवार होगा ना वैसा ही बच्चों के जो अभिवृत्ति होगी उस पर आधारित होगी, उनके अभिभावकों पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अलग अलग
समाज से, अलग अलग जगह से, अलग अलग वेशभूषा का बच्चा जब विद्यालय में एक छत के नीचे पढ़ेगा तो अपने माता से, अपने पिता से, अपने समाज से, अपने अभिभावक से वो चीज़, सीखी हुई चीज़ें, मातृभाषा का प्रयोग करके वो चीज़ों को सीखेगा। तो अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? एक सफल टीचर के होने के नाते आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि के बालक बैठा दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे? आप ऐसा करेंगे दोस्तों? बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, उसमें बैठने के लिए बोलेंगे। याद रखेंगे, कोई भी समाज का बालक हो, चाहे वह कम जानता हो, ज़्यादा जानता हो, काला हो, गोरा हो, वेशभूषा से भिन्न हो, आप उसे अलग नहीं बैठाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक को सीखेंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए और सी जो भी हो, याद रखेंगे। जो यहाँ पे आपका ऑप्शन ध्यान देखिएगा, जो ये है गलत टाइप हो गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक को आप समझेंगे और उसका उपयोग करके उस बालक को सिखाने में क्या करेंगे दोस्तों? मदद करेंगे। ठीक है, चलिए आज की ये 28 प्रश्न आपके सामने खत्म हुए। 29 नंबर की बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। याद रखेंगे, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनके अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। याद रखेंगे, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए ताकि वह इस चारों ऑप्शन में क्या कर सके। तो इस जब चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो उनके अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त साधन होना चाहिए। वह गरीब है, अमीर है, वह धनी है, उसकी पहुँच ऊपर तक है कि नहीं है, ऐसा कुछ मायने नहीं रखता। केवल आपका सी मायने रखता है कि वह बच्चों को पढ़ाने में संपन्न हो, तो बच्चे वह साधन संपन्न है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर की बात करेंगे। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। याद रखेंगे, जो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में कि उपयुक्त सभी में। तो याद रखेंगे, संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन जैसे गुणों में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन कर लेता है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, उपयुक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और आज की वीडियो में पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला को मैंने खत्म किया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। और आज की वीडियो से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ आप लोग क्या करिएगा दोस्तों? आज की वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक ना। और अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम लेकर आ रहा हूं, उसको भी आप लोग देखेंगे और आशा करते हैं हर वीडियो को आप एक अच्छा से अच्छा प्रमोट करेंगे और वीडियो लाइक करके दोस्तों को आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना है।